हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदीय परीक्षा यानी रोग और रोगी की परीक्षा। तो परीक्षा क्या होता है ये सब आपको पता है। परीक्षा की विधि कितनी होती है मैं बता देती हूँ। 2 होती है प्रत्यक्ष और अनुमान, 3 होती है आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान। 3 वाला याद करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चतुर्विद में आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति आ जाएगा। पंचविद में पंच इंद्रिय और निदान पंचक आ जाएगा। षड्विद में पंच इंद्रिय और एक प्रश्न आ जाएगा। ये तो आपने याद कर भी लिया होगा अब तक, तो नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले त्रिविध परीक्षा में तीनों प्रमाण आ जाएंगे जो कि आप चरक में पढ़ते हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही कि आप्तोपदेश क्या होता है, जो आप्त पुरुष के वचन होते हैं। प्रत्यक्ष जो आप अपने कानों से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, आंखों से देखते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, वो सब प्रत्यक्ष में आ जाएगा। अनुमान और युक्ति यानी जो आपने सोचा, ठीक है, जो अप्रत्यक्ष चीज़ का ज्ञान युक्ति पूर्वक होता है, जो जिसकी आप युक्ति करते हो या जो सोचते हो अनुमान की ऐसा था तो ऐसा होगा, जो अनुमान लगाते हो, दैट इज अनुमान परीक्षा। दशविध परीक्षा भाव, जिसमें सबसे वन आता है कारण। कारण ये 10 होते हैं। कारण देखते हैं सबसे पहले। तो रोग निदान चिकित्सा में कारण कौन होता है? चिकित्सक होता है, ठीक है। उसी को हेतु भी कहते हैं, वही करता है, इसलिए चिकित्सक को चिकित्सा सूत्र अर्थ एवं प्रयोग कुशल होना चाहिए। तो यानी ये कह रहे हैं कि चिकित्सा द्वारा धातु साम्य का कारण चिकित्सक होता है। यानी धातु साम्य स्थापन करना किसका काम होता है? चिकित्सा का, चिकित्सक का, ठीक है। टू विन द डिसीज, टू नो द बेसिक, ठीक है, ये पढ़ लेना। कारण क्या आता है कि आपका शॉर्ट में ही आएगा, और शॉर्ट में आप 10 लिख सकते हो। मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना लिखोगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी, अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कर्ता का साधन स्वरूप को करण कहते हैं, ठीक है। जो भी वो साधन यूज़ करता है, करण मीन्स उपकरण, राइट। चाहे वो साधन निदान के लिए हो या चिकित्सा के लिए प्रयुक्त हो। चिकित्सा में धातु साम्य के लिए भेषज आदि जो सामग्री होती है उसे करण कहते हैं। भेषज आदि मतलब औषध जो होती है, या फिर कोई चिकित्सा यानी जो स्काल्पल, ब्लेड्स, ये सारी जो भी चिकित्सा में यूज़ होते हैं। कार्य योनि क्या है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने कार्य यानी चिकित्सा करने पे मजबूर कर दिया? वो ये था कि धातु का विषम होना तथा रोग का, ठीक है, धातु का विषम होना ही है। कार्य क्या है? जिस प्रयोग से कर्ता क्रिया में प्रवृत्त होता है। धातु को सम करना चिकित्सक का कार्य है। तो जिस क्रिया से जो भी वो काम करता है, दैट इज नोन एज कार्य, जिससे वो धातु को साम्य करता है। रोग शमन, स्वरवण योग्य, शरीर उपचार, बल वृद्धि, ये सब होता है। नेक्स्ट आता है कार्य का फल क्या होगा? जब वो कार्य कर देगा यानी चिकित्सा कर देगा तो उससे क्या होगा? सुख की प्राप्ति, मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर में संतोष रहता है, ठीक है। ये कार्य का फल होता है। अनुबंध, कार्य को कर्ता को कार्य करने के बाद कार्य के ही द्वारा शुभ या अशुभ फल को भोगना पड़ता है, ठीक है। तो उसे अनुबंध कहते हैं। आयु का अनुबंध कहते हैं। इससे क्या होता है? प्राणों के साथ मन, बुद्धि, शरीर का संयोग होना ही उसका लक्षण होता है। देश क्या होता है? देश आपको पता ही है। तो चिकित्सा में देश प्रयोग बला बल, यानी देश मतलब उसका शरीर कैसा है, उसके अनुसार ही उसकी औषध देनी चाहिए। औषध की मात्रा, कौन सी औषध देनी है, ये सारी चीज़ें। काल क्या होता है? नित्यक और आवस्थिक, संवत्सर और आतुरावस्था, यानी नित्यक अवस्थिक यानी एक तो वो जो हमेशा ऋतु के अनुसार चलता है, एक वो जो अवस्था के अनुसार यानी रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार प्रवृत्ति कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उसी को क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य भी कहा जाता है। उसका लक्षण है योग में परिचालक इन चारों को अपने अपने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन चारों को अपने अपने गुणों में संपन्न होना चाहिए। उपाय क्या है कि कारण, ठीक है, जिसमें 10 परीक्षा भाग बताए गए। ये क्या अविधान सम्यक होना, यानी जो उपाय है करण कार्य यानी सबका अनुरूप होना। जो कारण है कार्य सबका एक मतलब सबका साथ मिलकर काम करना, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। रोगी की परीक्षा कैसे होती है? रोगी की परीक्षा 3 से होती है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि बिल्कुल वन शॉट है, वन शॉट की तरह बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगी मैं। वन शॉट में बताएंगे। गुड। दर्शन आदि त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन देखो, ये हमारी मैम इसका वो देती थी, पदार्थ वाली मैम। तो मैम कहती थी कि अगर कोई वो आ रहा है, एम्बुलेंस मारा है, तो उसकी स्थिति आपको देख के समझ आ रही है, वो खुद चल के तो आ नहीं रहा, एम्बुलेंस मारा है, तो उसका दर्शन द्वारा आपको समझ आ गया कि कितनी क्रिटिकल है। स्पर्शन द्वारा आप बता सकते हो कि क्या हालत इसकी है। प्रश्न पूछ के आप उससे खुद पूछोगे कि क्या हालत तुम्हारी है, ठीक है। चतुर्विध परीक्षा, ये सब आपको पता ही है। षड्विध परीक्षा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। षड्विध परीक्षा में आता है श्रोत, स्पर्श, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और प्रश्न, यानी हियरिंग, टच, आई साइट टेस्ट,
टेस्ट, स्मेल और इंटरोगेशन। ये क्या होता है? श्रोत इंद्रिय से आप क्या करोगे? आंतों की आवाज़ सुनोगे। स्वप्न के भेद, शशूल शब्द, आटोप, आपको आवाज़ आएगी। प्रलाप, पारावत, ये नहीं, बस देखो दिल की आवाज़, फेफड़ों की आवाज़, पेट की आवाज़, ये सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ती हैं। स्पर्श इंद्रिय से आपको पता चलता है गर्म है, ठंडा है, किरण स्पर्श खर है, कैसा है। जल उदर में तो आपको वैसे देखना पड़ेगा कि कैसा है ये। धमनी वाला नाड़ी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। ये सब स्पर्श से पता चलेगा। चक्षु से आप देख के क्या देखोगे कि इसमें कैसे नेत्र हैं। रक्त है, उसकी स्किन कैसी है, उसका रक्त कैसा है, ठीक है, और उसके बॉडी में और क्या क्या आपको लक्षण दिख रहे हैं। घ्राणेंद्रिय, आप उसे उसके शरीर से प्राकृत गंध आ रही है या विकृत गंध आ रही है, ठीक है। गंधनाश है, कैसी गंध आ रही है, अमल, उद्गार, ये सब, ठीक है, देखना पड़ेगा। फिर आता है जिह्वा परीक्षा। जिह्वा परीक्षा हम नहीं करते। जिह्वा में हम मतलब जिह्वा में ऐसा होता है कि वो जिह्वा परीक्षा नहीं करेगा ना डॉक्टर, वो बस उससे पूछेगा कि उसका मुख का टेस्ट कैसा है, ऐसे वैसे तो नहीं है, जिह्वा का लेपन है या नहीं है, ठीक है। लेप होगा तो कफ की वजह से होगा, लेप नहीं होगा तो सही है, अच्छी बात है, सामने राम होता है ना। और जिह्वा उपदेय क्या होता है? प्रमेय का पूर्व रूप होता है, याद कर लेंगे। प्रश्न आप उससे पूछो कि बल कैसा है, खाना कैसा पसंद है, अग्नि कैसी है, वात मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति कैसी है, अवरोध है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछोगे। अष्ट स्थान, नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नाड़ी परीक्षा, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, नेत्र और आकृति। नाड़ी परीक्षा क्या होती है ये डिटेल में ही मैं बताऊंगी। नाड़ी परीक्षा का स्थान क्या होता है? सबसे पहले तो रक्त व धमनी ही की परीक्षा की जाती है। रेडियल आर्टरीज की परीक्षा चिकित्सक, ठीक है। परीक्षा विधि, नाड़ी का प्रातः, देखो इंपॉर्टेंट जो है वो सुबह सुबह का काल होता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय देखी जा सकती है। रोगी को चिकित्सा सुखपूर्वक बैठने दो और फिर उसे दोनों नाड़ी का नितांत। इसके लिए चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी के दाएं हाथ को कोहनी के पास आगे की ओर मोड़कर अपने बाएं हाथ की कोहनी के नीचे सहारा देकर पकड़े और फिर दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली से तीनों दोष का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका ज्ञान तर्जनी से, हाँ, तो इसका ज्ञान तर्जनी के नीचे वातज नाड़ी होती है, मध्यमा के नीचे पित्तज और अनामिका के नीचे कफज होती है। वातज नाड़ी द्वारा गति और ताल, पित्तज नाड़ी तनाव और आयाम और कफज नाड़ी द्वारा गति और वेग का पता चलता है। ये चीज़ याद कर लेना कि किससे किसका पता चलता है, ठीक है। तो कहाँ गया? वातज नाड़ी के द्वारा किसका पता चलता है? गति का और ताल का, क्योंकि वात का रिलेशन गति से होता है, तो गति याद कर लेना। पित्तज से पता चलता है उसके आयाम का, तनाव का, और कफज से पता चलता है उसके वेग का या गति का, ठीक है, कि कैसी है। मैं आपको बताऊंगी इसका एग्जाम्पल के थ्रू, समझ आ जाएगा। पुरुष की, हाँ, तो ये वाली बात याद रख लेना कि पुरुष में कहा जाता है कि दाएं में, और स्त्री में कहा जाता है कि बाएं में। नपुंसक के दोनों हाथ में देखनी चाहिए। हमने बस ये दाएं और बाएं पढ़ा था। नाड़ी परीक्षा वर्जित किसमें है? सदे स्नान किए हुए, भोजन किए हुए, छूत तृष्णा से पीड़ित, क्योंकि इनके जो नाड़ी है वो अलग हो जाती है। आपने भोजन खाया है तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ ज़्यादा हो जाता है? डाइजेस्टिव की तरफ। तो आपको नींद आती है तो कम हो सकता है, तृष्णा से पीड़ित में ज़्यादा हो सकता है, सोए हुए में कम हो जाता है, तो जो सोकर उठता है वो उसका बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फ्रेश आदमी में देखना चाहिए। नाड़ी परीक्षा के असाध्य कौन है? जिसकी नाड़ी नष्ट हो उसे छोड़ दो। जो अति क्षीण और शीत स्पंदन नाड़ियों मृत्यु के कारण होते हैं। जिसकी जीत कंपित स्तंभित हो, जिसके तीव्र वेग वाला हो, ठीक है, ये कुछ नहीं। स्वस्थ पुरुष की नाड़ी कैसी होती है? स्थिर और बलवान होती है। दोष का प्रभाव देखेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन आएगा। वात विकार में जलोका के समान होती है, सर्प के समान विषम होती है। देखो वैसे वात वैसे विषम में बहुत सारी जगह पे बता चुकी हूँ। वैसे वात वैसे विषम उसकी नाड़ी रहेगी, जलोका की तरह या सांप की तरह। पित्त विकारों में गौरैया, काक या मंडूक के समान कूद कूद के चलती है। समझ आ गया? गौरैया, काक और मंडूक के समान। कफ विकारों में हंस और कबूतर के समान। इंपॉर्टेंट रहेगा ये तीनों याद रखना। हंस के समान किसकी है? कबूतर के समान किसकी है? जलोका, सर्प, गौरैया, काक और मंडूक, सब इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। सन्निपातज में नाड़ी, सन्निपातज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीतर बटेर के सन, ठीक है। काष्ठ कूटर और लाव तितर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसे याद कर लेना कि सन्निपातज का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और पीवाईक्यू भी है। रोग अवस्था में नाड़ी की गेम पित्तातिगे में तीक्ष्ण होगी, कफादिगे में मंद होगी, वात में विषम चलेगी। ज्वर से पीड़ित में उष्ण और वेगवान होती है, याद कर लेना, बस पढ़ लेना।
क्रोध वाले में भी वेगवती होगी, चिंता आतुर में क्षीण हो जाएगी, वो डिप्रेशन में रहेगा। मंदाग्नि से पीड़ित वाले धातुओं में मंद होगी, रक्त प्रकोप में वेगवान होगी, क्षुधित में स्थिर होगी, अजीर्ण में मंद होगी, पांडुकामला में तीक्ष्ण होगी, वात व्याधि में मंद रहती है। मूत्र परीक्षा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मूत्र परीक्षा में क्या कह रहे हैं, तेल बिंदु परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसकी मैं बताती हूँ। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थ रात्रि के अंतिम पहर यानी कि सुबह ही सुबह, रात्रि का अंतिम पहर क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम या ब्रह्म मुहूर्त से पहले मूत्र कांच के पात्र में बोला है, ठीक है, इकट्ठा कर लिया। फिर प्रातः सूर्य निकलने पर यह परीक्षा की जाती है। कांच पात्र में एकत्र मूत्र को तृण की सहायता से तेल बिंदु गिराया जाता है। अब जो कांच पात्र में रखा तो उसमें तृण यानी कि घास की सहायता से तेल की एक बूंद गिराई जाती है। बताया गया कि यदि तेल बिंदु मूत्र में शीघ्र फैल जाए तो रोगी साध्य है। इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर तेल बिंदु शीघ्र फैल जाए तो रोग साध्य है, नहीं फैले तो रोग कष्ट साध्य, और यदि तेल बिंदु मूत्र तल में बैठ जाए तो रोग असाध्य समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, सुनो दोबारा सुनो ये, क्योंकि मेरे एग्जाम में आया था, PYQ है। तो तेल हमने मूत्र रखा एक ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास का कुछ लिया, ग्लास का बना होना चाहिए, कांच का पात्र लिया। अब उसमें मूत्र हमने कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि अब हमने किसी तृण यानी घास फूस की सहायता से एक बूंद तेल की डाल दी। अब जब हमने तेल की बूंद डाली और वो फैल गई तो मतलब रोग साध्य है, फैली नहीं तो मतलब कष्ट साध्य, और अगर नीचे बैठ गई इसका मतलब असाध्य है। तेल बिंदु का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर जाने पर रोगी को आरोग्य शीघ्र ही प्राप्त होता है। तेल बिंदु अगर दक्षिण दिशा में चला गया तो उससे क्या समझना चाहिए, ज्वर रोग से ग्रस्त समझना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ईशान कोण में तेल बिंदु जाने पर रोगी 1 मास के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अग्नि, वायव्य और नैऋत्य कोण में जाने से मृत्यु निश्चित है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये दो ये वाले और 2 ये वाले चारों याद कर लेना कि कौन से में मरेगा, कौन से में जिएगा, कौन से में क्या हो रहा है, ठीक है। मूत्र क्षय होने पर अवस्थित हो, ठीक है। मूत्र वृद्धि होने पर बार मूत्र वृद्धि के अंतर्गत उसका अवरोध का विचार। रोग अनुसार मूत्र का वर्ण देखो, ज्वर और यकृत में पीले लाल रंग का, मूत्र अतिसार में बार पानी जैसा, ठीक है। पांडु कामला में तो पीला ही आएगा, पित्त वृद्धि में गहरा पीला, मूत्राशय शूल में धोवन यानी धुएं के समान, ठीक है। ज्वर में वातज में, ठीक है। त्रिदोष में ये हो गया, ज्वर में जाके मूत्र जैसा हो जाएगा। इस MCQ के लिए याद कर लेना। नेक्स्ट आता है जलोदर में पीले रंग का मूत्र और घी के दाने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। घी के दाने के समान हरिद्रा में हरिद्रा, ठीक है। उदक में श्वेत, और काल में तो काला ही आ जाएगा। मंजिष्ठा में मंजिष्ठ के रंग का, ये तो सब आपको पता ही है ना, जब आप प्रमेय पढ़ते हो। तो मल की परीक्षा अब हम देखते हैं कि आम मल और निराम मल। तो जो आम मल होगा उसमें क्या होगा, आम होगा तो जो मल में डूब जाए, और निराम वो होता है जो मल में तैरता रहे, पानी में तैरता रहे। ये ध्यान में रखें कि आम मल द्रव होने पर जल में तैरता है, और निराम मल अगर गुरु हो तो वह श्लेष्म युक्त वह भी जल में डूब जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इन्होंने कहा है कि जो आम मल होता है वो डूबता है, लेकिन कभी कभी मल अगर निराम भी हो और वो गुरु हो तो वो भी डूब जाएगा। और कभी ये कह रहे हैं कि कभी मल आम हो और वो लघु हो तो वो तैरता रहेगा। तो इसे हम पूरी तरह से सही भी नहीं मान सकते। अब ये दोष के अनुसार बोल रहे हैं, वात प्रकोप से मल गाढ़ा और सूखा यानी कॉन्स्टिपेशन, पित्त प्रकोप से पीलापन मल आता है, कफ प्रकोप से मल श्वेत हो जाता है यानी नॉट श्वेत बट पीले से ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, यानी पीलापन कम हो जाएगा। त्रिदोष ये जो बातें होती हैं ये बिल्कुल वैसी नहीं है जो लिखी गई, बट वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल वर्ण है, प्राकृत मल है, उससे थोड़ा वाइटिश हो जाएगा, मल काला होगा, टूटा, सब मिक्स हो जाएगा। आम दोष में तो कफ जैसा मल, चिपचिपा और स्निग्ध दुर्गंधयुक्त, वो सारे। वात विकार में यहाँ पे बता रहे हैं मल झागदार, शुष्क, धूमवर्ण का होता है। पित्त विकार में मल हरा पीला द्रवयुक्त होता है, दुर्गंधयुक्त होता है। कफ विकार में भी मल सफ़ेद, स्निग्ध और बंधा होता है। त्रिदोष विकार में सफ़ेद, काला, पीला, गांठ वाला होता है। त्रिदीप्त अग्नि में मल, ठीक है। मंदाग्नि में मल अवरोध में काला हो जाता है क्योंकि वात का प्रकोप होता है। अजीर्ण में मल दुर्गंध युक्त होता है, इसे याद कर लेना, ठीक है। संग्रहणी रोग में ये सब आपको पता है। विसोचिका रोग में मल छावल के धोवन यानी
चावल के पानी के समान होता है, जलोदर में सफ़ेद हो जाएगा। शाखा तिल पिष्ट मैंने आपको भी बताया था। तिल पिष्ट वर्ण याद रखना, ठीक है। कामला में, रक्त पित्त में तो मल रक्त के साथ आएगा। जीवा परीक्षा तो आपको पता ही है, जीवा में वात प्रकोप से क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू भी बन चुका है। तो बस वो उसके लक्षण के हिसाब से देख लो। वात वाले लक्षण कैसे होते हैं, शीत खुरदरी फटी हुई, पित्त में जीवा लाल काली मोटी और पीतमल आवृत, है ना, पीतमल आवृत हो जाएगी। कटुरस वाली यानी मुंह में कटु टेस्ट आएगा। कफ में सफ़ेद और जो आम वाली होगी। त्रिदोष में सब हो जाएगा। जीवा शुष्क और कंटक युक्त होती है, ठीक है। रोग अनुसार जीवा, या आप पढ़ लेना, जीवा श्वेत या पीत मल आवृत मल अवरोध आमाशय अग्निमंद में होती है। क्षय किस किस में होती है बता रहे हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। शब्द की परीक्षा, कफ के प्रकोप से स्वर गुरु हो जाता है, पित्त के प्रकोप से स्वर स्फुटित हो जाता है, वात के प्रकोप से दोनों लक्षणों से रहित भिन्न स्वर आता है। आंत्रों में कुंजन, आटोप, संधि, ये मैंने बताया था पहले। स्पर्श की परीक्षा देखो, वात विकार में स्पर्श कैसा होगा, शुष्क होगा और शीतल होगा। पित्त विकार में उष्ण होगा, कफ विकार में स्निग्ध और शीतल होगा। रोग अनुसार आप देख लेना कि शीत और उष्ण, ज्वर आदि में, ये सब आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये बस पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। आंखों का, वात प्रकोप में नेत्र टेढ़े, रूक्ष, धूमवर्ण के चंचल होता है। पित्त में नेत्र पीले, ताम्रवर्ण, दाहयुक्त, रक्तवर्ण के भी हो सकते हैं। कफ प्रकोप में निस्तेज, स्निग्धता जो है वो बढ़ जाएगी, स्निग्ध हो जाएगा, स्राव युक्त हो जाएगा, ठीक है। स्थिर होता है, सन्निपात में सब मिक्स हो जाएंगे। अब पांडु रोग में कैसे होते हैं, ये सब आप पढ़ लेना। कामला में पीत, पांडु में श्वेत आभा वाले, है ना, ये सब हो जाएगा। और ये आप पढ़ लेना, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, फिर तो बस हो गया वन शॉट मेरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस एक बार रीड करने की होती हैं, ज़्यादा पढ़ने की नहीं होती। आकृति की परीक्षा क्या है, आकृति उसका वर्ण, सार, संहनन, प्रमाण, देह, स्थिति, शोध, श्वास, ये सब आदि देखना ही क्या है, आकृति को जानना है। श्रुत परीक्षा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। महत्व तो सारी परीक्षाओं का इंपॉर्टेंट है, 6 वेद, 3 वेद सारे वाले, ठीक है। पंचवेद की भी, योग रत्नाकर, ठीक है। जिसमें अब जो जो हमने पढ़ाई की, जीवा के बारे में क्या पढ़ा, आँख, नाक, ठीक है, नहीं, जो हमने मल, मूत्र और नाड़ी और जो बाकी ये इन सब के बारे में पढ़ा है, आँख, नाक, कान के बारे में, वो सब हो जाएगा। बस इतना इसका ये हो जाएगा। दशविध परीक्षा हमें पता ही है, अच्छा ये वाला है दशविध परीक्षा, वो परीक्षा भाव थे। तो प्रकृति की परीक्षा कैसे होता है, आरोग्य, ठीक है। प्रकृति वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान हो सकता है, और मानस प्रकृति भी 2 होती हैं। कौन कौन से बताओ, सत्व, रज और तम होती हैं, ठीक है। तो 2 शश प्रकृति हो जाएगी, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और वो हो जाएगी प्रकृति। देह 7 भेद की मानस होती है, 16 प्रकार के, आपको पता ही है, ठीक है। और ये भूत के आधार पर हो जाएगी, लेकिन ये हम पढ़ते नहीं है। देह प्रकृति, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। वात दोष के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वात रूक्षता क्या होता है, लघु से क्या आ जाएगा, चल से क्या आ जाएगा, अस्थियों में। और देखो संधियाँ अस्थिर होती हैं, ओष्ठ, जिह्वा, वो है, इन्हें ये ज़्यादा चंचल होते हैं, ठीक है। काम को जल्दी करते हैं, जल्दी भूलते हैं, जल्दी याद करते हैं, इस तरह से याद कर लेंगे। ये सब वातज पित्तज प्रकृति वाला, ये फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक है ना, इसलिए मैं इसे छोड़ दूँगी। कफ दोष वाला एक बार पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में। ये कहाँ तक आ गया, अच्छा ये इतना लंबा प्रकृति का दिया है भाई, मेरी बुक बहुत अच्छी थी। हमने तो CCIM वाले से पढ़ा है, NCISM वाले से पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो सारी इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या छोड़ूँ क्या पढ़ाऊँ। मेरी जो बुक है बिल्कुल कन्फाइंड है, इतना ही है, इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं था, तो आएगा भी नहीं। प्रकृति का इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो प्रकृति लिखते रह जाएंगे फिर हम। सार देखो, सार भी सारे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, त्वक सार, रक्त सार, ठीक है। ये 8 सार होते हैं, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। अस्थि और मज्जा के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना कि इसके लक्षण पूछ सकते हैं कि अस्थि सार का लक्षण है या मज्जा सार का। देखो मैं क्या बताऊँ, इसमें से कुछ आया था, मैं अभी देख के बताती हूँ।
सारी संधियाँ स्थूल लंबी गोलाकार होती हैं। कुछ आया था, आप देख लेना, श्लोक से एक बार पढ़ लेना, अब ऐसे याद नहीं आ रहा। संहनन परीक्षा। संहनन का मतलब होता है कि शरीर में धातुओं का संगठन कैसा है, बस ये देखते हैं कि जिस पुरुष में अस्थियां सम हो, है ना, और संधियां बढ़िया हो, मांस अच्छे से हो, बस यही तो संहनन है। देखो ये पूरा, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जब ये आएगा तो पूरा आएगा, ठीक है। अब पूरे में इतना थोड़ी लिखोगे जितना बुक में लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना। प्रमाण मतलब जो प्रमाण कहा गया है उसी का प्रमाण वैसा होना चाहिए, इतना ही इन्होंने बताया है इसके बारे में। ठीक है, प्रमाण का तो हो गया। यहाँ से आता है साथ में, साथ में क्या होता है, साथ में को उपशब्द कहा जाता है जो अन्न आहार विहार आपके लिए, आपको सुख देता है, आपके लिए हित करें, वो साथ में कहलाता है। तो देश साथ में, काल साथ में, जाति साथ में, ये नाम याद कर लेना, ये नाम याद कर लेना, ठीक है। देश साथ में, काल साथ में, जाति साथ में, ऋतु साथ में, रोग साथ में, व्यायाम साथ में, उदक साथ में, दिवा स्वप्न साथ में, रस साथ में, ट्रिक बना के याद कर लेना, याद हो जाएगा। सत्व, सत्व परीक्षा क्या होता है, प्रवर सत्व, अवर सत्व और मध्यम सत्व। तो प्रवर वो है जिसमें सर्वगुण संपन्न है, मध्यम वाला जिसमें रजोगुण, और ये तमोगुण वाला, बस इतना है। आहार शक्ति, आहार जरण, जठराग्नि किसकी बढ़िया है, वो भी बात इन्होंने कही है। व्यायाम शक्ति जो बढ़िया से व्यायाम कर सकता है उसका बल बढ़िया है, ठीक है। ये बताने वाली बात थोड़ी है। वह परीक्षा क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था जन्म से 30 साल, मध्यावस्था 30 से 60, 60 से 100, बस ये हो गया। नवविध परीक्षा कौन सी होती है, दोष, ये नवविध हमने तो आज तक पढ़ी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। द्वादश कौन सी होती है, द्वादश, नहीं ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं है मेरी बुक में, तो मैंने नहीं पढ़ा ये एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3।